तो आज हम लोग इसके एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर जो है अपने में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चैप्टर ऐसे चैप्टर है जो सेकेंड ईयर से रिलेटेड है। आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। वो पूरी चैप्टर जो है यहां पर कंप्लीट उसको रिवर्स कर दिया गया है। ठीक है, वहां पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप अलग अलग कलर के बारे में देखे थे, वहां पे कौन से मॉलिक्यूल्स किस तरह से रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है, एमिशन क्या होता है, उसमें किस तरह से कलर बैंड का फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो ये जितना वहां पर कंसेप्ट था वो सारे कंसेप्ट को यहां लेकर आया गया है। ठीक है, और उस सारी थ्योरी को यहां पर एक एक करके सल्टना है। लेकिन ध्यान रहे, वहां पे हम लोग जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में देख रहे थे, उसका ग्राफ पढ़ रहे थे। यहां पे जो है हम लोग पहले क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, किस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम उसका होगा, उसमें कौन कौन से कपलिंग कैसे होता है। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलती है। कपलिंग क्या होता है, एलएस कपलिंग क्या है, क्या कहते हैं, एंगुलर स्पिन कपलिंग क्या है, एंगुलर स्पिन क्वांटम क्या है, या एजीमुथल स्पिन क्वांटम क्या है, दोनों को रिजल्ट मिलाकर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। ये काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है, और आपको बता दें कि ये चैप्टर जितना इंटरेस्टेड है उतना ही डिफिकल्ट भी है। ठीक है, इसमें आपको मैथ के काफी सारे फॉर्मूले, फैक्टोरियल का जो आप पढ़े नाम सुने होंगे, उस फैक्टोरियल का यूज करके इसमें सॉल्व क्या करता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे कई सारे कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्टों में से आते हैं, और जहां पर आपको मैक्सिमम चांस होता है कि आप उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, आप प्रॉपर नोट्स वाले चलिएगा। हम आपको नोट्स के भी बोलते रहेंगे, जहां जहां आपको लिखना होगा हम आप उसको लिखते रहिएगा। ठीक है, कुछ इसमें हम काम देंगे, आप उस समय वीडियो को पॉज करके आप खुद से उसको करिएगा, फिर उसके बाद मैच कराइएगा कि हमारा किया हुआ काम और आपका किया हुआ काम मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब चीजों पर आप ध्यान रखते हुए हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है, जो मेटेलिक कॉम्प्लेक्स का, आप सीधी सी बात है, अभी जब आप डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो डी ब्लॉक में क्या होता है, जब आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते तो कहते हैं कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके पास एक पर्टिकुलर कलर होता है। ठीक है, लगभग हर एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके पास एक स्पेसिफिक कलर होता है और स्पेसिफिक कलर के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सबसे बात आपको याद करिए, जब आप सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे तो वहां पे जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया गया था, तो वहां कहा जाता है कि अगर कोई एक एलिमेंट है, जैसे में आप वहां पर एक सोडियम का एग्जांपल दिया गया है कि सोडियम एटल जो होता है वो 589 टू 589.5 नैनोमीटर के रेंज पर होता है, वो ब्लू कलर देता है। तो वहां पे वहीं पर एक लाइन और बोली जाती है कि वो जो 589 टू 589.5 नैनोमीटर पर अगर वो ब्लू कलर देता है तो उसको आप किसी भी मीडियम में लेके चले जाओ, वो कभी भी उसका कलर चेंज नहीं होता है, वह उस वेवलेंथ पर हमेशा वही कलर देगा। ठीक है, तो उसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। जहां आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो इसी चैनल पर आपको वीडियो अपलोड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसको आप एक बार देख लेना, उससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब समझो, तो कह रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स यहां पर तो कहते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स का एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पर, अगर एलिमेंट है तो पार्टिकुलर वेवलेंथ पर क्या होता है, कलर फिक्स होता है। वहां पे एक लाइन, आप सेकंड ईयर की चैप्टर पढ़ो, वहां पे एक लाइन लिखा गया है कि हर एलिमेंट्स की अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। तो इस तरह से हर एलिमेंट्स, यहां पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास जो क्वांटम कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हर कॉम्प्लेक्स का पास एक पार्टिकुलर कलर होता है। लेकिन जिस तरह से वहां हम लोग पढ़ते हैं कि एक एलिमेंट्स हमेशा एक पार्टिकुलर रेंज पर एक कलर देता है, यहां अगर बात करें तो एलिमेंट्स तो सेम है, अगर कोऑर्डिनेशन एलिमेंट या सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन उसके कंपाउंड अगर अलग अलग होते हैं तो कलर भी क्या करता है, चेंज करता है। मतलब कि वहां पे जो पार्टिकुलर वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ से वो मैच करेगा उस वेवलेंथ का वो कलर शो करेगा।
जब आप सेकेंड ईयर वहां पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे कंटिन्यूअस, आपको क्या करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हाँ, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं कि जब किसी डिस्चार्ज ट्यूब से लाइट जब पास कराते हैं प्रिज्म से आने के बाद, वह स्पेक्ट्रम के ऊपर एक लाइन बन जाता है, और वो लाइन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का होता है। उसको वेवलेंथ जो हमको कलर शो करता है, उसी को हम आगे चलकर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर हमने कहा कि जब लाइट पास कराते हैं किसी सॉल्यूशन से, वहां पे सॉल्यूशन दिया गया NaCl का, जब NaCl के सॉल्यूशन से जब पास कराते हैं तो पास कराने के बाद हम देखते हैं कि जब हमारे पास स्क्रीन होता है वहां पर कुछ बैंड दिखाई देते हैं। बैंड दिखाई देना मतलब जो डार्क बैंड, मतलब उस लाइट को क्या करता है, वो स्क्रीन एब्जॉर्ब करता है, जिसके चलते हमको बाद में वो कलर शो करता है। उसे हम लोग कहते हैं लाइट का कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो सिमिलर कंसेप्ट यहां पे लौट कर आता है। तो कहते हैं कि जब मान लीजिए कि हमारे पास कोई अगर एक कॉम्प्लेक्स आपको दे दे, जैसे में अगर एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 2+, ठीक है। अब कोबाल्ट यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है और इसी का एक और कॉम्प्लेक्स CuCl2, यहां पर CuCl4 ले लो, CuCl4 2+, यहां पर भी आप देखोगे तो इसका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 होगा। मतलब दोनों कंडीशन में कोबाल्ट जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम करता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 4 है। इसका ज्योमेट्री जो होता है वह टेट्राहेड्रल होता है, इसका ज्योमेट्री जो होता है वह इसका ज्योमेट्री जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, और इसका ज्योमेट्री जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, लेकिन जब आप इसको स्पेक्ट्रम पर लेके जाते हो, जब इसे पास कराते हो, जब इस सॉल्यूशन से जब लाइट को इस सॉल्यूशन से पास कराते हैं, जब प्रिज्म पर क्या करते हैं, इसकी इमेज देखते हैं, तो दोनों की कलर जो होती है बिल्कुल अलग होती है। यहां पर इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का मिलता है, और इसकी कलर जो होती है करीब करीब पिंक कलर की मिलती है। क्यों? क्योंकि ये पिंक वेवलेंथ को क्या करता है, रिफर करता है, और ये करता है ब्लू वेवलेंथ को रिफर करता है। तो जिस वेवलेंथ पर वो क्या करता है, जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, उस वेवलेंथ के कलर क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। मतलब जिस वेवलेंथ के लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने की इसकी टेंडेंसी होती है, उस कलर को क्या करता है, ये शो करता है। तो मतलब कि जो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होता है वहां पर आप पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक स्टेशन, वहां पर आप सीखोगे कि इलेक्ट्रॉन की रोटेशन जो होती है, जो एनर्जी होती है, वो 3 बातों पर डिपेंड करती है। एक होती है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, दूसरी होती है उसकी रोटेशनल एनर्जी, और एक होती है उसकी ट्रांजिशनल एनर्जी, ठीक है। रोटेशनल, वाइब्रेशनल और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्यान रखेंगे। तो वो जो उसका इलेक्ट्रिकल या ट्रांजिशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी, तीन ही एनर्जी पर जो होता है वो पूरा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट डिपेंड करता है। वहां पढ़े होंगे एक फॉर्मूला आता है E total इक्वल टू, क्या होता है, E total इक्वल टू E इलेक्ट्रिकल प्लस E रोटेशनल और E वाइब्रेशनल, तीनों का सम जो होता है वह E total के बराबर होता है। आप वहां सेकेंड ईयर आपको नहीं पढ़े होंगे, बार बार रिपीट करेंगे, वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं। आप क्या करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको इसका चैप्टर का पूरा वीडियो मिल जाएगा। जब आप फ्री होइएगा तो देख लेंगे। तो आपको, अगर हमको उम्मीद है कि कॉलेज में इस चैप्टर को पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, पढ़ाया भी जाता है तो केवल कोरम पूरा कर दिया जाता है। तो आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप जाकर वहां पर लिंक पर देखकर आप वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे जो एनर्जी होता है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। उसी तरह से हम कहते हैं कि जो एनर्जी, चेंज इन एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी चेंज करता है, अपने ऑर्बिटल को चेंज करता है, मतलब कि जब ये ऑर्बिटल में घूमता है तो इसको जब एनर्जी देते हैं तो क्या करता है, अपने एक्साइटेड स्टेट में चेंज करता है, मतलब अपने हायर लेवल में जाता है। मतलब यहां पर एनर्जी अगर E1 और यहां का एनर्जी क्या हो, E2 हो, तो एनर्जी E1 जब एनर्जी उसको देते हैं तो क्या करता है, वो जंप करके E2 में एंट्री कर जाता है। तो मतलब वहां से हम लोग सीखते हैं क्या, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 होता है। और ये चेंज इन एनर्जी जो होता है डेल्टा E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, पढ़े है ना, ठीक है। तो ये जो Hc अपॉन लैम्डा होता है, या इसी को पढ़ते हैं डेल्टा E इक्वल टू क्या, H म्यू, और म्यू इक्वल टू चूंकि होता है 1c अपॉन लैम्डा, तो ये होता है Hc अपॉन लैम्डा। ये सारी चीजें हम वहां पढ़ते हैं,
ये सारी सेकेंड ईयर की कंसेप्ट है। तो हम इसी कंसेप्ट को कहते हैं कि जब हमारे पास, आप हेडिंग डालिए बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन। तो क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास, अब चूंकि हम सिस्टम को अगर डी ब्लॉक से जोड़े तो आपको याद होगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट पर जब उसके ऑर्बिटल के सपोर्ट में अगर लिगेंड्स आते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में हाईली रिपल्सन फोर्स काम करता है, जिसके चलते ऑर्बिटल क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो स्प्लिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वह हायर लेवल से क्या करेगा, सॉरी लोअर लेवल से हायर लेवल में टूटेगा या जंप करेगा। मतलब कि आपको याद होगा कि डी ऑर्बिटल जो होता है वह स्प्लिट करता है दो भाग में। एक भाग जो होता है उसको T2G कहते हैं और एक भाग जो होता है EG होता है। ध्यान रहे, ये ऑक्टाहेड्रल का केस है। किसका केस है? ऑक्टाहेड्रल का। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब हमारे पास हायर लेवल EG और लोअर लेवल क्या है, T2G, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है यहां अगर E1 एनर्जी दिया जाए तो यहां से जंप करके E2 में आएगा, मतलब इस लेवल पे आएगा तो एनर्जी क्या होगी, E2 होगी। ठीक है, तो यहां से जो एनर्जी गैप मिलता है डेल्टा E इक्वल टू वो होता है h म्यू, और चूंकि म्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा, तो यहां से क्या होता है HC अपॉन लैम्डा, जहां एक फॉर्मूला निकल कर आता है। अब जरा समझो, कह रहे हैं कि यहां पे अगर जो लाइट इमिशन हमारे पास मिला, ठीक है, तो जो चेंज इन एनर्जी HC अपॉन लैम्डा मिला, जहां C इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, h बोले तो प्लैंक कांस्टेंट है और लैम्डा बोले तो फ्रीक्वेंसी है। अब देखो, जो हमारे पास ये रिलेशनशिप आता है, आपको याद होगा, वहीं पर आपको पढ़े होंगे, इसी रिलेशनशिप के साथ जब इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है तो एमिशन के दौरान पर वहां पर एक रूल आता है जिसको हम लोग कहते हैं बार लैम्बर्ट रूल। बार लैम्बर्ट रूल, बार लैम्बर्ट रूल क्या कहता है कि ऐसी कंडीशन में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है तो एक फिक्स इंटेंसिटी पर इमिशन होती है। ठीक है, लाइट की एक फिक्स इंटेंसिटी होती है जिस पर क्या करता है, इमिशन होता है, और वो लाइट क्या करता है आगे चलकर, वो जो भी इंटेंसिटी हमारे पास होता है, मान लीजिए, ध्यान रखिएगा कहानी क्या है उसमें, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइट एक सॉल्यूशन में आता है या एक जगह सोर्स पर आता है तो उसकी इंटेंसिटी कुछ और होगी, जब वो निकलेगा या जब उसको ट्रांसमिट करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो यही उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जब किसी लाइट की जब सोर्स से आता है तो आने के बाद जब किसी सॉल्यूशन में या कहीं पर एंट्री करता है तो ऐसे कंडीशन में और उसके एग्जिस्टेंस की कंडीशन में हमेशा उसके इंटेंसिटी एनर्जी या इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, जब आप उसको अबेयर्स लॉ को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करना होगा तो आप पढ़िए सेकंड ईयर की बुक, वहां पर या सेकंड ईयर के लेक्चर आप देखिए, वहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से बेल्स लॉ को एक्सप्लेन किए हैं विद फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला के बाद उसका क्या क्या ड्रॉबैक है वो सब चीज वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, यहां सिर्फ हम आपको फॉर्मूला के बारे में लिखना है, तो आप एक काम करिए, इसको लिखिए, यहां लिख लीजिए C इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, h प्लैंक कांस्टेंट और लैम्डा फ्रीक्वेंसी। लिखिए नीचे, द एक्सटेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट of a particular wavelength or frequency by a species in solution can be obtained by Beer-Lambert rule, Lambert law, रूल नहीं, लॉ है ये, सॉरी ये रूल नहीं है, लॉ है। इफ, नीचे लिखिए, इफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी I naught at a given wavelength passes through a solution, a light transmitted with intensity I, comma, I may be measured by suitable detector according to Beer-Lambert law.
द लाइट ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट लाइट आर रिलेटेड log I naught upon I is equal to log I naught upon I is equal to constant। इसको हम लोग कहते हैं, या इसी को I is equal to A is equal to होता है एप्सिलॉन एल सी। ठीक है, चलिए लिखिए A is equal to एब्जॉर्बेंस जो इसको एब्जॉर्ब करता है। सी लिखिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिक स्पेसीज, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिक स्पेसीज। एप्सिलॉन लिखिए कांस्टेंट नोन एज मोलर एक्सक्रिएशन कोफिशिएंट, मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट, molar excitation coefficient, it's also known as molar absorptivity, molar absorptivity। इसका यूनिट होता है लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। L path of light through the solution in centimeter, तो उन्होंने क्या कहा कि जब किसी सॉल्यूशन से लाइट पास कराते हैं तो पास कराने के दौरान जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो और जो लाइट की इमर्जिंग इंटेंसिटी होती है, दोनों में क्या होता है, जो रिलेशनशिप निकाले उस रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बीरले-मार्ट लॉ। उन्होंने सीधा कहा कि जाहिर सी बात है जब कोई लाइट की सॉल्यूशन से पास कराता है तो शुरुआत की इंटेंसिटी जो इंसिडेंट इंटेंसिटी होती है और जो एग्जिस्टेंस इंटेंसिटी, दोनों की वैल्यू का भी बिल्कुल चेंज होता है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप निकाले उसे हम लोग कहा गया क्या चीज, बीरले-मार्ट रूल। अब देखो बीरले-मार्ट रूल की बात कहानी का होता है कि जो स्पेक्ट्रम हमको मिला, अब इसी स्पेक्ट्रम के आधार पर जो हमारे पास एब्जॉर्बिसिटी मिली डिपेंड, अब इसमें क्या होता है कि जो एब्जॉर्बिसिटी होगा वो लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जो एब्जॉर्बिसिटी होती है वो जनरली उसके लाइट और उसके जो भी हमारे पास लेंथ होता है वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितना वेवलेंथ की इंटेंसिटी है। वेवलेंथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि इसमें वेवलेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है, क्योंकि वेवलेंथ चेंज होगा तो कलर चेंज हो जाएगा। सारी कहानी हमें कलर पे ही पढ़ना है, इंटेंसिटी की कहानी, उसमें सारी चीजें हम जो स्पेक्ट्रम तैयार करेंगे वो सारा कलर की कहानी है। मतलब कि पार्टिकल्स का अगर जैसे वेवलेंथ चेंज होगा, सॉल्यूशन का वेवलेंथ चेंज होगा, वैसे स्थिति में क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एक पार्टिकुलर फैक्टर के रूप में काम करता है। तो आप एक काम करिए, लिखिए log I naught upon I represent by a नॉन एब्जॉर्बेंस, ब्रैकेट में लिखिए ऑप्टिकल डेंसिटी, द मोलर एब्जॉर्बिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पीसीज दैट इज एब्जॉर्बिंग इन अ लाइट और हाईली डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ। हो गया। अब सबसे बड़ी चीज है, थोड़ा सा यहां तक तो कहानी समझ में आया। आप समझो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होते हैं, इसको जानने के लिए थोड़ी सी इससे पहले हम लोग को कुछ कंसेप्ट सीखना होगा। अब वो कंसेप्ट क्या है, क्योंकि अभी हम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट शुरू कर देंगे तो बीच की कंसेप्ट जो होंगे वो आप लगातार अगर हम कंपाउंड को लिया कर रखते हैं, फिर कहे कि ये इस कलर को शो करेगा, इसके स्पेक्ट्रम ये होगा, तो शायद आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पीछे का हम रिवीजन करा दें, क्योंकि हमें पता है कि आप थोड़ा सा नहीं पढ़े होंगे या पढ़े होंगे तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। और चूंकि फाइनल ईयर में है तो इसके बाद आपको पीजी की तैयारी करनी होगी, तो आपको काफी ये बेनिफिट होगा। हम बस केवल शॉर्ट रिवीजन कराएंगे आपको, फिर उसके बाद हम वापस चैप्टर पर लौट कर आ जाएंगे। ठीक, तो आप हेड डालिए टर्म सिंबल। जब नया टॉपिक है, अभी नहीं कि रिवीजन प्योर रिवीजन है, ये भी नया टॉपिक है। डालिए टर्म सिंबल एंड एलएस कपलिंग।
एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग। अब हम शुरू करते हैं आपके लिए रिवीजन की तरफ। अब बताइए, इसमें सबसे पहले आप पढ़े होंगे कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वह अलग अलग ऑर्बिटल में रोटेट करता है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम संख्या पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग का डालना है, इसमें लिखिए आप, रिवीजन में लिखिए, पहला लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। तो लिख लीजिए इट डिटरमाइन द मेन एनर्जी लेवल ऑफ determine the main energy level or cell in which the electron present, in which the electron present, ठीक है। लिखो इट कैन हैव होल नंबर, ध्यान रखना इसकी वैल्यू जो होती है एन की रेड वैल्यू कितना होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। दूसरा लिखिए एंगुलर क्वांटम नंबर, लिखिए इट रिप्रेजेंट द एंगुलर क्वांटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम in the energy reside depending upon n and also depend upon L, it's also depend upon L। तो n की जो हमारे पास जो ये वैल्यू होता है ये क्या करता है, L इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो ये वैल्यू होता है ये L की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखेंगे इसकी जो वैल्यू होगा वह n पर डिपेंड करेगा। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 n माइनस 1। हमें याद है कि जब हम पहली बार एक कॉलेज में पढ़ाने गए थे वहां पर हमसे बच्चे बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे थे कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो वहां पर आप एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन को आप दिया रहेगा, मान लीजिए कि अगर खासकर आपकी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप जब नीट की तैयारी किए होंगे बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो आप उसमें एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि n की वैल्यू जो होती है कभी L के बराबर नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। L इज नेवर इक्वल टू m, देखिए n की वैल्यू L के बराबर कभी नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है तो L इज इक्वल टू कितना होगा 0। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो L इज इक्वल टू 1 और 2, सॉरी यहां पे 0 1 नॉट 2। इसका मतलब ये नहीं कि n की वैल्यू L के बराबर, इसका मतलब ये कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कभी L के बराबर नहीं होगा, मतलब हमेशा क्या होगा उससे कम होगा। अगर n इक्वल टू 3 है तो L इक्वल टू 0 1 और 2, टोटल नंबर 3 के बराबर होगा, यहां पर 3 है टोटल नंबर 3 के बराबर होगा। अगर n इक्वल टू 4 है तो L इक्वल टू 0 1 2 3। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बहुत बार पूछा गया है। और सो ऑप्शन दे देंगे, मान लीजिए कि n इक्वल टू 1 L इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू प्लस 1/2, इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। तो वहां हम लोग सीधा मैच कराते हैं n और l की वैल्यू, और जहां देखते हैं जिसमें अगर मैच कर गया किसी एक ऑप्शन में n और l की वैल्यू मैच कर जाती है, वही ऑप्शन आपका क्या होता है करेक्ट हो जाता है, कि वो गलत है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग, ठीक है। तो रॉन्ग में क्या, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस चीज को आप कई बार पढ़े होते हैं। तो n की वैल्यू जो l की वैल्यू होता है वो हमेशा n-1 के बराबर होता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक। अब इसके बाद तीसरा लिखिए, हाँ एक चीज और, ये जो l होता है ये बड़े काम के चीज होते हैं। जब हम इसका डिजेनरेशन पढ़ते हैं, जो l है, जो मान लीजिए कि ये वैल्यू ऑफ l है, वैल्यू ऑफ l 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो उस तरह से जब इसका हम डिजेनरेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चलकर इसका हमको यूज है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन जब हम लोग इसका पढ़ते हैं या डिसजनरेशन पढ़ते हैं तो उसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, l जो है 0 के लिए s, 1 के लिए p, d, f, g, h, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखना f G हो गया, 6 के लिए G, E B C D E F G H, यहां I, और 7 के लिए K यूज करते हैं, J यूज नहीं करते हैं,
जे क्यों नहीं यूज करते हैं, आगे आपको बताएंगे क्यों जे नहीं यूज करते। ठीक है, ध्यान रखेंगे आई के बाद सीधा के आता है, जे नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा लिखिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। देखिए, इट रेफर टू different orientation of electron orientation of orbitals in space। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास मिलता है वैल्यू m का, वह m की वैल्यू हमेशा 2l+1, हमेशा क्या 2l+1 होता है। मतलब कि जो m की वैल्यू होती है वो -l से जाता है और +l तक आता है, या आप इसको पढ़ते हैं +l से लेकर -l तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि l = 1 है तो m = कितना होगा, -1 0 +1 या +1 0 -1। ठीक है, m = 2 है तो l = -2 -1 0 +1 +2। ये सब चीजें आप पहले से पढ़े हुए हैं, आपको सिर्फ हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, इसको हम लोग रैपिड रिवीजन का नाम से जानते हैं। ठीक, तीसरा लिखिए स्पिन क्वांटम नंबर। तीसरा लिखिए स्पिन क्वांटम नंबर। लिखिए इट रिप्रेजेंट द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको भी पता है कि जो स्पिन ओरिएंटेशन होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव क्लॉकवाइज और नेगेटिव क्या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो स्टैंड अप होता है, जो अपर डायरेक्शन में होता है, ग्रोइंग पॉइंट अप होता है वो पॉजिटिव में, और ग्रोइंग डाउन होता है वो नेगेटिव में होता है। पढ़ा हुआ कंसेप्ट है बेटा, हम सारे कंसेप्ट का यूज हमें आगे करना है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। ये एलएस कपलिंग जो हेडिंग डलवाए हैं ना, उसमें सब पढ़ना है ये, इसलिए थोड़ा सा ये नहीं कि अरे क्या पुराना पढ़ा रहे हैं, ये सब काम है अभी, इसलिए हम आपको सिर्फ रिवाइड करा रहे हैं कि वहां आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला लिखिए अफबाउ प्रिंसिपल। पता है ना अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है तो हमेशा लोवेस्ट एनर्जी से शुरू करता है और उसके धीरे धीरे क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो लिख लो अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल्स ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट एंड subsequent electron are filled in increasing order of energy, and subsequent electron filled with increasing orbital energy। मतलब सबसे पहले 1s 2s 2p ऐसा होता है ना, 3s 3p डॉट 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 एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, पहले क्या करता है लोअर एनर्जी में, फिर उसके बाद धीरे 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 हायर एनर्जी में बढ़ना शुरू करता है। दूसरा लिखिए अफबाउ प्रिंसिपल, सॉरी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू फॉर 4 क्वांटम नंबर। आप बिल्कुल घबराना मत, ये सारी चीजें हम आगे यूज कराएंगे। मतलब उन्होंने कहा कि अगर 4 क्वांटम नंबर हमारे पास दिया गया है तो इसमें किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी, इसलिए हमेशा क्वांटम नंबर की जो स्पिन होता है वो हमेशा क्या करता है, एक दूसरे का चेंज होता है। अभी हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। ये अभी आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, क्या फालतू पढ़ा रहे हैं, अभी काम की चीज है, आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, काम की चीज है। हुंड्स लिखिए when several orbital of the same energy are available the electron tend to remain unpaired as far as possible। that is electron tend to retain parallel spin as much possible on energy consideration। तो पहला क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने मिनिमम एनर्जी से भरना शुरू करता है, पहली बात। दूसरा कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में जो कोई भी ऑर्बिटल हो
उसके दो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू आपस में कभी बराबर नहीं हो, मतलब एनर्जी बराबर एनर्जी इसमें तो जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक एटम के सेम वैल्यू के साथ, मतलब उसके चारों क्वांटम संख्या में उसकी वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, पहली चीज यानी चार क्वांटम स्पिन एंगुलर, जो चार स्पिन क्वांटम पढ़ते हैं उसमें किसी दो इलेक्ट्रॉन का, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या की वैल्यू आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती। इन्होंने कंसेप्ट दिया। तीसरा कंसेप्ट, वुंड्स ने क्या कहा कि जो भी ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहता है कि हम अनपेयर्ड रहें। पहली बात अनपेयर्ड रहें, और अनपेयर्ड होने के साथ भी सिमिलर पैरेलल रहें, मतलब अगर वो क्लॉकवाइज है तो हमेशा चाहेगा क्लॉकवाइज में रहें, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हमेशा चाहे कि एंटी क्लॉकवाइज में रहें। वो पेयर्ड होने की कभी कोशिश नहीं करेगा। हम आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि इसी तीनों रूल का एप्लीकेशन अब हम करने जा रहे हैं। एक एक करके समझिएगा कि इसका तीनों का क्या यूज है, क्या कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। तो कहते हैं कि जब भी हमारे पास, अगर मान लीजिए आपको भी पता है कि जो p ऑर्बिटल होता है वो टूटता है तीन भाग में, px, py और pz। ठीक है, तीन इसके डिजनरेटिव ऑर्बिटल होते हैं। और d जो होता है वो टूटता है पांच भाग में, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। पांच ऑर्बिटल टूटता है, मतलब कि जब भी हमारे पास ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है और s जो होता है वो अकेले होता है। ये आपका p का कहानी है, ठीक है, और ये आपका d ऑर्बिटल की कहानी है। ठीक है, अब समझो, तो जो हमारे पास ये dx, dy, dz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, अब जो स्प्लिटिंग होता है वह स्प्लिटिंग में s जो इलेक्ट्रॉन भरता है हमेशा कैसा, या पॉजिटिव 1/2 या माइनस 1/2, दो इलेक्ट्रॉन। जो अप डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव 1/2 होगा, जो लो डायरेक्शन में होगा वो माइनस 1/2 होगा। क्योंकि हम इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप ये चीजें सब लोग जानते हो। ठीक, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं अब सीखेंगे इसके बारे में। कहता है कि अगर मान लो कि हमारे पास d ऑर्बिटल है या s ऑर्बिटल है या p ऑर्बिटल है, जो भी ऑर्बिटल हमारे पास दिया गया, ठीक, अब उस ऑर्बिटल के बारे में हम अगर पढ़ना शुरू करें तो कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई सिस्टम दिया गया हो, ठीक, तो उस स्थिति में आप समझना दो तरह के रोटेशन इसमें डिपेंड करता है। एक इसका ऑर्बिटल रोटेशन। ऑर्बिटल रोटेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उसकी भी तो एक रोटेशन होगा। अब कंसेप्ट यहां से शुरू हो गया नए चैप्टर का, अभी तक हम रिवीजन करा रहे थे। अब समझो इसकी कहानी क्या होती है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा तो उसमें दो कंसेप्ट होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन क्वांटम, मतलब कि रोटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो वहां पर एस भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, और दूसरा क्या, ऑर्बिटल का स्पिन क्या है। तो दोनों की मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ध्यान समझना, ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम। फिर से समझो, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या, एंगल, बार बार उसका एंगल चेंज होना, ना एंगुलर मोमेंटम होता है। तो कहता है कि जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होगा वह रोटेट करेगा तो उसका अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। जब ऑर्बिटल का अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इन दोनों को स्पिन और एंगुलर, ये दोनों एंगुलर मोमेंटम को मिलाकर एक हम रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम तैयार करते हैं। गौर से फिर समझना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों एंगुलर मोमेंटम को मिलाकर एक रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम तैयार करते हैं। और इस एंगुलर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना, जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या जिस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को आगे चलकर हम लोग टर्म सिंबल सिस्टम के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में, टर्म सिंबल सिस्टम, क्योंकि स्पिन एंगुलर मोमेंटम मतलब एस
और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब एल। तो एल और एस दोनों को रिजल्टेंट को मिलाकर एक नए हम टर्म सिंबल तैयार करते हैं। तो एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एस एंगुलर क्या कहते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दोनों को मिलाएंगे तो कपलिंग होगा, तभी तो एंगुलर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम तैयार होगा। तो एल और एस दोनों आपस में कपलिंग करते हैं और कपलिंग करने के बाद एक रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम तैयार करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग एलएस कपलिंग। समझ में आया? टर्म सिंबल सिस्टम या एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग क्यों कहते हैं कि एल मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और एस मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हम लोग तैयार करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एलएस कपलिंग। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एक टर्म एस और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक टर्म एल, और इन दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम तैयार करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जे। इसलिए हम कहा ना कि वहां पे जे यूज नहीं करते, आपको कहा होगा कि एस पी डी एफ यूज करते हैं, जी एच आई यूज करते हैं, जे नहीं यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलकर एक रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम का निर्माण करते हैं, और उस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग आगे चलकर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। उसे रिप्रेजेंट जिस टर्म और जिस सिंबल से करते हैं उसे हम लोग टर्म सिंबल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि स्पिन और क्या कहते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों आपस में मैच करके एक नए सिंबल, नए मोमेंटम का कहते हैं, एक रिजल्टेंट मोमेंटम बनाता है, जो कि मिलता है, कपलिंग करता है, जिसे हम लोग कहते हैं एलएस कपलिंग सिस्टम। आई बात समझ में? तो आप एक काम करिए, लिखिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ब्रैकेट में लिखना एस और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ब्रैकेट में लिखना एल of electron may be interact or couple to give a resultant angular momentum for the entire multi-electron atom. This resultant angular momentum and energy of the system, the resultant angular momentum and energy of the system is expressed in a term symbol. term सिंबल। हम थोड़ा फास्ट बोल के लिखवा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, समय कम है। ठीक है, नीचे लिखिए थस द सिंबल आर यूज टू इंडिकेट द सिंबल आर यूज टू इंडिकेट द इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटम। लिखिए द टर्म सिंबल ऑफ द पार्टिकुलर एटम स्टेट इज एक्सप्रेस्ड एज, पार्टिकुलर एटम एक्सप्रेस्ड एज 2s + 1 l × j। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2s + 1 l j। यहां लिखिए S = टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंट, एंगुलर क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। L लिखो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, और J टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, टोटल एंगुलर मोमेंटम या रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आप लिख सकते हो। टोटल लिखो या रिजल्टेंट लिखो, बात देखिए, रिजल्टेंट या टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, और एक चीज और, इसी को 2s + 1 को आगे चलकर हम लोग एस्प्लिसिटी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग मल्टीप्लिसिटी के नाम से, अच्छा रहेगा मल्टीप्लिसिटी पढ़ो, इसको आगे चलकर हम लोग मल्टीप्लिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल का, या इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट, जो अरेंजमेंट होता है, या बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसका यूज हम लोग कई जगह करना है। आगे हम पूरे कंसेप्ट को हम इसी मल्टीप्लिसिटी पर हम चलेंगे, सारे कंसेप्ट हम लोग इसी पर लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके लिए ध्यान से पढ़ना इसको, क्लियर?
तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब मान लो कि हमारे पास, आपको भी पता है कि अगर L इक्वल टू 1 होता है, आप पढ़े हो ना L की वैल्यू, अभी हमने लिखा था L की 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। तो इसकी स्टेट क्या होगा, ये S P D F G H I J नहीं बल्कि K। J क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। इस तरह से वैल्यू आपको जितना मिलेगा वो आगे हमेशा रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब जो LS कपलिंग सिस्टम हमको मिला, अब देखो जो LS कपलिंग सिस्टम है, इसको साइंटिस्ट जिसका नाम था रसेल, RUSCELL, रसेल, एंड एक और साइंटिस्ट का नाम था साउंडर। इसी को हम लोग रसेल और साउंडर्स रूल, कपलिंग के रूल के नाम से जानते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसके बारे में बताए थे। अब ये नॉर्मली कपलिंग रूल है क्या, ये किस बेसिस पर काम करता है, अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन, अब ये जनरली किस बेसिस पर काम करता है। ठीक, तो अब एक काम करते हैं, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है, हम इसको अगले क्लास में इसको शुरू करेंगे और आराम से LS तीनों कपलिंग को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अभी आपके नेक्स्ट क्लास में, तो इसको हम LS कपलिंग रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।